नमस्कार। हमने इससे पूर्व वाले जो हमारा लेक्चर हुआ था जिसमें हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, उसी के ही आगे क्रम में मैं आपको मुग़ल काल में जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत के काल में राजस्थान के नरेशों की विशिष्ट स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उनसे तो वे सदा युद्ध ही करते रहे। परंतु मुग़ल सम्राटों ने राजस्थान के नरेशों की स्थिति में महान परिवर्तन ला दिया था। मुग़ल सम्राटों की दास्ता स्वीकार कर राजपूत नरेशों ने अपनी सार्वभौमिकता खो दी थी। मनसब पद स्वीकार कर वे मुग़ल सम्राटों के वेतनभोगी जागीरदार व जमींदार बन गए। मुग़ल छत्र छाया में राजस्थान के नरेशों ने अपने राज्यों में केंद्रीय सत्ता को सुदृढ़ करने के प्रयास अवश्य किए। ऐसा उन्होंने सामंतों के अधिकारों में कमी करने के उद्देश्य से किया था, क्योंकि नरेश अब सामंतों की सैनिक शक्ति पर अवलंबित न होकर मुग़ल सम्राट की सैनिक शक्ति व उसकी अनुकंपा पर अवलंबित हो गए थे। परंतु मुग़ल अपने सम्राटों से सामंतों ने प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर अपने नरेशों को निर्बल बनाने की दृष्टि से बगावत करने को उद्यत हो जाते थे। मुग़ल सम्राट भी नरेशों व उनके सामंतों के मध्य फूट उत्पन्न कर राज्यों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाते थे। राजा को मनसब बनाकर उन्हें अपने राज्यों से दूर भेज देते थे। इस कारण राजस्थान के नरेश अधिकांश समय अपने राज्यों से दूर ही रहते थे। परिणामतः वे अपने राज्यों के प्रशासन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते थे और अपनी जनता से प्रत्यक्ष संपर्क भी नहीं रख पाते थे। मुग़ल सम्राट उन राजपूत मनसबों का एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरण कर देते थे, जिससे भी वो जो मनसबदार हैं, वो जो राजा हैं, वो अपने राज्य की ओर ध्यान नहीं दे पाते थे। उनकी सेवा से असंतुष्ट हो जाने पर उनके मनसब पद में भी कमी कर दिया करते थे और अवसर पड़ने पर उनके मनसब पद भी समाप्त कर देते थे। कभी कभी तो उनके राज्य के भाग में ही कमी करके राजा के प्रतिद्वंदी भ्राता को या उसके पुत्र को ही राजा बना देते थे। मुग़ल सम्राटों की इस कार्य प्रणाली से राजस्थान के नरेश सिवाय मेवाड़ के महाराणा के पूर्णतः मुग़ल सम्राट की अनुकंपा पर ही जीवित रहने वाले प्राणी हो गए थे। हिंदू नियम के अनुसार पिता की मृत्यु पर उसका ज्येष्ठ पुत्र ही गद्दी पर बैठता था, परंतु मुग़ल काल में ऐसा नहीं रहा। वे मुग़ल सम्राट की स्वीकृति मिलने पर ही गद्दी नशीन हो पाते थे। जब मुग़ल सम्राट उन्हें टीका भेज देता तभी वे राजा बन सकते थे। जब किसी राज्य में गद्दी के लिए गृह कलह होता तो मुग़ल सम्राट ही मध्यस्थ के रूप में उसमें अंतिम निर्णय देते थे। कभी कभी वे राजा के ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर उनके दूसरे पुत्र या उनके भ्राता को भी गद्दी दे दिया करते थे। नाराज होने पर मुग़ल सम्राट राजपूत नरेश के राज्य को खालसा भी कर देते थे और राजा मूक धृष्टा के रूप में देखते रहते थे। सैनिक शक्ति के अभाव में वे मुग़ल सम्राट का विरोध नहीं कर सकते थे। सैनिक अभियान के समय उनकी सफलता से प्रसन्न होकर मुग़ल सम्राट उनके मनसब पद में बढ़ोतरी भी कर दिया करते थे और उनको अतिरिक्त परगने उनकी जागीर में बढ़ाकर उनकी प्रतिष्ठता भी बढ़ाते थे। परंतु ऐसे अवसर कम ही आते थे। खिल्लत व भेंट देकर भी नरेशों का सम्मान किया जाता था, परंतु ये सब मुग़ल सम्राट की अनुकंपा पर ही अवलंबित रहता था। जिस प्रकार राजकीय सेवा में काम करने वाला कर्मचारी संतोषजनक कार्य करने पर ही पदोन्नति पाता है, ठीक उसी प्रकार राजपूत नरेशों की स्थिति मुग़ल काल में हो गई थी। युवराज पद एक प्रकार से समाप्त हो गया था और प्रशासन में पटरानियों का महत्व भी नहीं रहा था। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि मुग़ल काल के आते आते तक जो मेवाड़ के, मारवाड़ के, आमेर के महाराणा थे, वे एक तरह से या तो विरोध में या मुग़ल सत्ता के साथ हो चुके थे और इस प्रकार उनकी स्थिति जो है वो उस समय विद्यमान थी। जैसे मेवाड़ के महाराणा हमेशा विरोध में रहे तो आमेर के महाराणा वहाँ पर मुग़ल साम्राज्य में मनसबदार बनकर उनकी अनुकंपा में राज्य करते रहे। धन्यवाद।